नहीं हो पा रहा था। इतना खराब वेबसाइट था। आज के समय में अगर मैं उस वेबसाइट को रेट करने की कोशिश करूंगा तो उस वेबसाइट में मैं मेरे ख्याल से शायद कॉन्टैक्ट फॉर्म भी नहीं था, जो कि मेन एम होना चाहिए वेबसाइट। मैंने उसको कुछ पैसे भी नहीं बोले थे, फिर भी उसने अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट मेरे को जो पैसे जरूरी होते वेबसाइट के लिए वो उसने मुझे भेज दिए। और मैं अभी भी प्राउडली बता सकता हूँ कि जो 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करके मैंने शुरू किया था वो आज यहाँ पर जो शिव शंभू वेबबुक्स अभी 7 साल हो गए, 7 साल कंप्लीट करते। वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ था, वो मेरी एक छोटी सी स्कॉलरशिप से शुरू हुआ था। 2,000 रुपए में वेबसाइट बनती है, तो लोगों को जो क्लाइंट्स है उनको लगता है बेसिकली कि इतने कम में बनती होगी तो एफर्ट्स भी कम लगते होंगे। सो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का एज अ वेबसाइट डेवलपर की तरफ वो अलग है। हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है निखिल मस्के, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शिव शंभू वेबवर्क्स, जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट में 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज के पॉडकास्ट में हम एक्सपीरियंस और उस टाइम पे जो वेबसाइट्स बनते थे और आज के वेबसाइट्स है उनमें क्या मेजरली डिफरेंस है, एआई का इस्तेमाल करके हम वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, कहाँ पे उसका यूज होगा, या फिर एनिमेटेड वेबसाइट्स और नॉर्मल वेबसाइट्स, कौन से वेबसाइट आपको ज़्यादा कन्वर्जेंस लेके आएंगे, और जो न्यू डेवलपर्स है इस फील्ड में तो उनके लिए थोड़े बार मैसेजेस या फिर उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो सकता है, विच इज फर्स्ट वेबसाइट एक्सपीरियंस। तो आप किस समय में पहुंच गए? अभी समय चल रहा है 2026 है ना अभी के लिए। तो मैं पहुंच गया 2019 या फिर 2019 परफेक्टली। कोविड के पहले का पीरियड था वो, उस समय पे पहली वेबसाइट बनाई थी। तो पहली वेबसाइट की बात हो ही रही है तो हम जानना चाहते हैं कि आपको वो प्रोजेक्ट कैसे मिला, मतलब कहाँ से आपको लीड आई एंड हर वक्त कहते हैं कि दोस्त मदद करते हैं हर चीज में। तो 2019 में पहला प्रोजेक्ट मैं खुद का नहीं बताऊंगा, खुद का बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, जैसे कि घर बने मराठी की वेबसाइट थी, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट जिससे मुझे इनकम हुई थी। तो साल था 2019, जिस समय पर मेरा एक दोस्त जिसका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा क्योंकि कंपनी की शुरुआत उससे हुई थी, नाम था सौरभ कोरडे, जिसके अभी वो इसके क्रिएशन बहुत सारे नामों के साथ एक सिनेमेटोग्राफर है, डीओपी है, अच्छे से काम कर रहा है। उसका आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगा शायद। सो उसकी पहली वेबसाइट थी एसके क्रिएशन स्टूडियो। एसके क्रिएशन स्टूडियो यानी कि सौरभ कोरडे क्रिएशन स्टूडियो नाम ऐसा रखा था। उसने मुझे कांटेक्ट कैसे किया, मैंने खुद के लिए शिव शंभू वेबवर्क्स की एक अभी भी लाइव है, मेरे पास उस वेबसाइट का एक्सेस नहीं है इसलिए वो लाइव है और उसमें बहुत कुछ खराब चीजें हैं, आप देख भी सकते हो, स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश हम करेंगे। उस वेबसाइट को मैंने डिजाइन किया shivshambhuwebworks.blogspot.com। अभी के लिए लोगों को वर्डप्रेस मालूम है, लेकिन वर्डप्रेस से पहले एक ब्लॉगस्पॉट या फिर ब्लॉगर नाम से एक टूल आता था जिसके टेम्पलेट्स मिलते थे। उस टेम्पलेट्स पर जाकर मैंने वो वेबसाइट बनाई थी और वो वेबसाइट मैंने स्टोरी पर डाल दी खुद के, जो अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी नहीं, व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, स्टेटस पे डाल दिया। सौरभ ने उस स्टेटस को देखा और उसके बाद सौरभ ने मेरे साथ कनेक्ट किया कि भाई मेरा एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मैं खुद का नाम से काम भी कर रहा था, वो फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, मेजरली वेडिंग के रिलेटेड। तो उसने सोचा कि एसके क्रिएशन स्टूडियो नाम से एक वेबसाइट बना देते। अब उस समय पर वो लीड मेरे पास आई, मैंने वेबसाइट कैसे बनाई मालूम है? उस समय पर ब्लॉगर के टेम्पलेट्स मिलते थे, वो भी पेड टेम्पलेट्स होते थे। कहीं जाकर पेड टेम्पलेट को डाउनलोड करना होता था। मेरे को वो वेबसाइट अभी याद नहीं आ रही, लेकिन उस वेबसाइट से टेम्पलेट डाउनलोड कर लेने का HTML वाला कोड आपको मिलता था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला, वो भी नहीं आता था मेरे को। मैंने बस कोड डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसे वेबसाइट में जाकर एक HTML वाला सेक्शन होता है वहां पर ऐड कर दिया, दैट्स इट। और उसके बाद जहाँ टेम्पलेट जब इंपोर्ट करते थे ना, टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बाद लोगो चेंज करने का ऑप्शन देते थे। एक जगह पर जाकर लोगो अपलोड कर दो, यहाँ पर जाकर ये इमेज अपलोड कर दो, ऐसे चेंजेस करके मैंने वो वेबसाइट बना दी।
HTML नहीं आता था, CSS नहीं आता था, जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती थी। फिर भी वो पहली वेबसाइट थी जो मैंने बनाई। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, और जैसे कि आपको शिव शंभू वेब बुक्स दिख रही है जो कि मैंने बताया हमने जो पहले बनाई थी, उसी प्रकार की वो इसके क्रिएशन स्टूडियो की वेबसाइट थी। लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज आए बाद में जाकर के, जैसे कि blogspot.com के साथ कनेक्ट करना तो आसान था क्योंकि वो डायरेक्टली होता था। डोमेन कैसे कनेक्ट करते ये भी नहीं मालूम था, डोमेन कैसे परचेस करते ये भी नहीं मालूम था, खुद के पास खुद का क्रेडिट कार्ड भी नहीं था। सौरभ ने खुद से, मैं बोलूंगा कि उसको डोमेन कैसे परचेस करना है वो मालूम था, मुझे नहीं था। उसने डोमेन परचेस कर दिया, उसके बाद मैंने वो कनेक्शन गूगल पे जाकर देखा। इतना ही नहीं, जो ब्लॉगर में हमने देखा है ना कॉपीराइट रहता है, उसी प्रकार से ब्लॉगर में भी कॉपीराइट आता था, जिसकी थीम है उसका आता था। हाँ। अब उस कोड को कैसे रिमूव करना है, उस नाम को कैसे रिमूव करना है, नहीं हो पा रहा था। यूट्यूब देखा, उस वक्त तो AI नहीं था, एजेंट्स नहीं थे, तो यूट्यूब देखा, यूट्यूब पर किसी और टेम्पलेट का रिमूवल का मेथड था, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखा, पूरी वेबसाइट क्रैश हो गई। उसके बाद किसी और एक शायद जो हमारा स्टैक ओवरफ्लो होता है ना, वहां पर कई बार मुझे कोड मिला था, तो मैंने उस कोड को कॉपी पेस्ट करके जो HTML का एक int टैग होता है ना, उसके पहले लगाकर पेस्ट कर दिया और मेरा एरर सॉल्व हो गया। वहां पर कॉपीराइट मुझे जो चाहिए वो मैं डालने लगा, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं थी, उस समय पता नहीं था। वो ओवरराइटिंग था HTML में, जो फुटर आता है उसके ऊपर Z टेक्स्ट डाल के कुछ एक ब्लैक बॉक्स आएगा और उसके ऊपर हमारा जो भी कॉपीराइट आएगा वैसे कुछ बनाया था, जुगाड़ था बेसिकली। सो कुछ इस प्रकार से एक्सपीरियंस था पहली वेबसाइट का। और उसके बाद जो सौरभ है, सौरभ के ही आगे चलकर एक वेबसाइट आ गई मेरे पास, मतलब SK क्रिएशन स्टूडियो मैंने बनाई। उसके बाद सौरभ ने SK क्रिएशन स्टूडियो को थोड़ा सा साइड वाइज करके उसने शुरू कर दिया पिक्सोवर्ट मीडिया वर्क्स, जहाँ पर वो मीडिया के रिलेटेड सभी काम करता था। उस वेबसाइट का मुझे अभी वेबैक मशीन से कोड नहीं मिल रहा है या फिर डिजाइन नहीं मिल रही है, शायद मेरे एक वीडियो में, कोर्स वाले वीडियो में होगा तो मैं वो दूंगा आपको। इतना खराब वेबसाइट था, आज के समय में अगर मैं उस वेबसाइट को रेट करने की कोशिश करूंगा तो वो लगभग 0.1 होगी 10 में से। बिकॉज उस समय में पता ही नहीं था ना कि क्या करना होता है वेबसाइट में, वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। ब्लैक बैकग्राउंड बनाया, उसके ऊपर शायद वो ब्लूइश कलर के कुछ शेड थे। अभी एलिमेंटर में शायद माधुरी यूज कर रही होगी, कि नहीं माधुरी ने भी नहीं यूज किया होगा उस टेक्निक को। एक डिवाइडर वाला सेक्शन होता है, सेक्शन डिवाइडर होते हैं, कर्व्स होते हैं, उसमें ट्रायंगल्स होते हैं, वो कर्व डालकर मैंने उसको ब्लू कलर में कर दिया जो कि पिक्सोवर्ट मीडिया वर्क्स का कलर था, और उस कलर को यूज करके वो कुछ डिजाइन बने वहां पर। इतना ही नहीं, जब मैंने शुरू किया था ना, जब पिक्सोवर्ट बना रहा था, वेबसाइट में रिडायरेक्शन कैसे करते, मतलब अगर मैंने एलिमेंटर में एक बॉक्स ला दिया जहां पर मैंने सिनेमेटोग्राफी लिखा है, वहां से सिनेमेटोग्राफी का अलग पेज कैसे बनेगा, वहां पर जाकर वो पेज पर कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। उस वेबसाइट में मेरे ख्याल से शायद कॉन्टैक्ट फॉर्म भी नहीं था, जो कि मेन एम होना चाहिए वेबसाइट। सो कुछ इस प्रकार से पहली वेबसाइट बनी थी मेरी, दोनों भी सौरभ से ही बनाई थी, और बस इतना ही। अभी हमने इश्यूज वगैरह तो डिस्कस किए कि आपको इतने सारे इश्यूज आए बिकॉज आप फर्स्ट टाइम वो सब बना रहे थे, तो अभी उस जमाने में वेबसाइट बनाना और अभी के टाइम में वेबसाइट बनाना, इसमें मेजरली क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? मतलब डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। जैसे कि उस समय पर अगर कोड में कोई एरर आता है तो स्टैक ओवरफ्लो का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो यूट्यूब पर उतने सारे ट्यूटोरियल्स नहीं मिलते थे। जियो का जमाना होगा वो शायद ना, जियो से पहले की बात है, 2019 शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा। उस समय पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 ऐसी टेलीकॉम कंपनीज थी। एक तो था एयरसेल, दूसरा था यूनिनॉर, आगे चलकर वो टेलीनॉर हुआ, और टेलीनॉर से वो आगे चलकर अभी एयरटेल में मर्ज हो गए थे वो। सो एयरसेल का सिम लेने का वहां पर 5 या 10 रुपए में सिम मिलता था।
150 या सोच एमबी का एमबी MB ओनली एमबी का डेटा मिलता था। स्क्रैच कार्ड और नहीं, वो स्क्रैच कार्ड की तो बात अलग है। स्क्रैच कार्ड तो हमें अलग से 9 रुपीज देकर परचेस करना पड़ता था। ये 5 रुपए के सिम में ही आपको नेटवर्क जो भी डेटा पैक मिलता था, उसको यूज कर डोंगल की मदद से अपने कंप्यूटर को डोंगल कनेक्ट करना पड़ता है। शायद आज के जमाने में लोगों को पता भी नहीं होगा डोंगल कनेक्ट करने का, फिर उसके बाद उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे और नेट चलेगा। इस प्रकार की सिस्टम थी। शायद सिटीज में उस समय में बहुत सारी चीजें आई हुई, लेकिन हमारे गांव में नहीं था उतना डेवलप भी नहीं था। वहां पर बीएसएनएल के लैंडलाइन से भी कुछ लोग इंटरनेट चलाते थे। उस समय में डेटा का मिलना मुश्किल था, और आज के समय में इतने सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। आज के समय में, उस समय में ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस शुरुआत हुई थी, उसके बाद विक्स आया, शॉपिफाई आया, बहुत सारे पर्टिकुलर निश के रिलेटेड आपको अगर स्टोर बनाना है तो शॉपिफाई यूज करो, वो कॉमर्स के साथ भी जाने की जरूरत नहीं है। विक्स में एनिमेटेड वेबसाइट बनेगी, और इतना ही नहीं, आज के समय में एआई से बहुत सारे काम हो रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ गए हर एक सेक्टर के। सो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल रहा है। एक प्रॉब्लम आपको आ रही है आज के समय में, अगर आपको फुटर का कोड रिमूव करना है, आप एआई को दोगे और एआई आपको पूरा कोड चेंज कर देगा। उस समय में उस कोड को ओवरलैप करना भी इतना मुश्किल था कि उसका भी कोड हमें नहीं मिल रहा था। सो इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री बोल सकते हो, जहां पर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आए हैं, और ये आते ही रहते हैं। इसके साथ अडॉप्ट करेंगे और आगे चलते जाएंगे, इतना ही बस। राइट, आपने एक टर्म यूज किया स्टैक ओवरफ्लो एंड एआई, तो स्टैक ओवरफ्लो वर्सेस एआई के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली एआई को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? स्टैक ओवरफ्लो से, या फिर जो भी पुराना डेटा है उसी से तो एआई इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, राइट? सो एआई अभी क्या कर रहा है कि पुराना डेटा या फिर आप जो भी उसे ट्रेन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दे रहा है। नॉट लाइक कि एआई खुद से कुछ कर रहा है वहां पर, शायद अभी करने की लगेगा, कर रहा है कुछ सेक्टर्स में, लेकिन जो स्टैक ओवरफ्लो में जिन्होंने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन स्टैक ओवरफ्लो में ढूंढे हैं, वो लोग एआई को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना ही कहूंगा मैं। ओके, तो अभी आपका फर्स्ट क्लाइंट तो आपका फ्रेंड था, राइट? तो इतना कुछ मतलब क्लाइंट एक्सपीरियंस के बारे में इतना खराब तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस बताओ। एंड ऐसा कोई क्लाइंट है जिसने लाइक उसके एक्सपेक्टेशन थोड़े रियलिस्टिक ना हो, या फिर ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं। पहले तो दोस्त था, दोस्त के बारे में बात करते हैं। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, क्लाइंट के साथ डॉक्यूमेंटेड वर्क होने चाहिए ना होनी चाहिए, दोस्त के साथ तो नहीं होती कभी भी। आज भी मैं मेरे दोस्त की, स्वप्निल नाम का दोस्त है जो कि विंग्स ऑफ ट्रैवलर है, उसकी वेबसाइट बना रहा हूँ। मैंने उसको कुछ पैसे भी नहीं बोले थे, फिर भी उसने अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट मेरे को जो पैसे जरूरी होते वेबसाइट के लिए वो उसने मुझे भेज दिए। उसके बाद आज भी कोई चेंजेस होते तो वो बोलता है कि कितना प्राइस हुआ, क्या हो रहा है, ऐसी चीजें दोस्तों में भी होती है। लेकिन जो हम कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट वो अभी भी करता है। सेम काइंड ऑफ सिनेरियो जो हमारा सौरभ था, सौरभ ने भी वही किया था। आज सौरभ के थ्रू मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले थे, जैसे कि हमारे एसोसिएट पार्टनर एवी प्रोडक्शंस, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी सौरभ का दोस्त था जो कि हमारे साथ एसोसिएट हो गया। उसके बाद हमने बहुत सारे काम मिलकर किए, और उसके बाद अभी के लिए मैक्स सिनेमा, जो कि हमारे गौरव सर है, गौरव मंडल, जिनको आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जानते होंगे, जो भी वीएन में वीडियोस एडिट करते हैं, उनको तो जरूर पता होगा। सो ये क्लाइंट सौरभ ने मुझे दिए। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे का क्वेश्चन हम बाद में देते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी में जरूर बताना चाहूंगा कि आप शायद पूछोगे या नहीं पता नहीं, लेकिन कोई भी एजेंसी को अगर मुझे बूटस्ट्रैप करना है, बूटस्ट्रैप का मतलब पता होगा आपको, कि खुद के पैसों से शुरू करनी है, राइट? सो इन दैट सिनेरियो सौरभ की जो वेबसाइट थी पिक्सो हंट वाली, राइट, उस वेबसाइट को शुरू करने के लिए उसने मुझे पैसे बाद में दिए जब वेबसाइट कंप्लीट हो गई। आज के समय में हम कुछ एडवांस लेते हैं और उसके बाद काम शुरू करते हैं। पहला काम होता है फ्रीलांसर की तरह काम करना शुरू करते हैं, तो खुद का पैसा का हाथ तो लगाना पड़ेगा। उस समय पर
सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप मिलती थी। नाम नहीं याद आ रहा स्कॉलरशिप क्या थी, लेकिन कुछ 10,000 के अप्रोक्स अमाउंट मिलती थी। 2019 के अराउंड मुझे जब फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में मेरे 80 क्रॉस मार्क्स आए थे, 80% से आगे, तो उस समय पे वो वेबसाइट जो स्कॉलरशिप थी वो मुझे मिली। उस स्कॉलरशिप की जो अमाउंट थी, उस स्कॉलरशिप के अमाउंट को मैंने घर वालों को नहीं दिया था। सो उस अमाउंट से मैंने सौरभ के लिए होस्टिंग परचेस की थी, होस्टिंग और डोमेन शायद सौरभ ने दिया था, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मैंने स्कॉलरशिप वाली वहां पर की थी। और मैं अभी भी प्राउडली बता सकता हूँ कि जो 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करके मैंने शुरू किया था, वो आज यहाँ पर जो शिव शंभू वेबवर्क्स अभी 7 साल हो गए, 7 साल कंप्लीट करते। वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ था, वो मेरी एक छोटी सी स्कॉलरशिप से शुरू हुआ था। सो शायद अभी कुछ फ्रीलांसर सोच रहे होंगे या फिर स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, उसके लिए पैसे नहीं लगते भाई। आपके पास बस वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आपने उसे जिद पे अड़े रहना चाहिए कि आपको करना है, फिर आप 0 रुपीज से भी किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो। आपको वहां पर पैसों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट कि क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक थे या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस? सौरभ के बहुत ही रियलिस्टिक है, जो भी बोल सकते हो रिक्वायरमेंट्स थी रियलिस्टिक थी, वहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था सौरभ के लिए। अभी हमने जो शुरू किया है ना, अभी के लिए हम सोच रहे थे कि हम क्लाइंट के ऑफिस में जाकर 1 दिन देंगे उनके लिए। ये सिस्टम कहाँ से शुरू हुई थी? सौरभ से। जो पहली वेबसाइट जो बनाई ना, तो सौरभ के घर पे मैं गया था। घर पे जाने के बाद उसका घर एक डुप्लेक्स होम कैसे रहता है उस प्रकार का उस वक्त था। हाँ, सो उसके डुप्लेक्स होम में ऊपर की तरफ उसका एडिटिंग वाला कमरा था, वहां पर हम बैठे थे और उस कमरे में बैठकर हमने उसकी पहली वेबसाइट की जो रीडिजाइन थी, रिफ्रेमिंग थी, वो वहां पर बैठ कर की थी। सो ये एक चीज हो गई। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक थे क्योंकि उसे भी पता था ये बंदा नया है, मेरा दोस्त है लेकिन नया है अभी इस सेक्टर में, उसको सपोर्ट करना जरूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा सौरभ जैसे लोगों को रिस्पेक्ट देता हूँ जिन्होंने मुझे करियर में आगे जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की थी, जैसे कंपनी ग्रो करने में हेल्प की थी। आगे किसी एक दिन और भी बंदों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने इस कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए। ठीक है, सौरभ की बात हो गई, अब बात आती है क्लाइंट्स की। अब जो अच्छे क्लाइंट है उनके मैं नाम जरूर लूंगा, जो बुरे हैं उनके नाम नहीं लेंगे हम यहाँ पर, बस एक्सपीरियंस बताएंगे। एक बार जब हमने डिलीवरी कर दी कुछ किसी प्रोडक्ट की, क्लाइंट के साथ सभी डिटेल्स डिस्कशन कर दी। अब हमारा रूल है कि हम डॉक्यूमेंटेड वे में चलते हैं। मतलब क्या कि डॉक्यूमेंट्स में हम पूरी चीजें मेंशन करते रहते हैं, जैसे कि क्या डिलीवरेबल है क्या नहीं है। इतना सब होने के बाद भी क्लाइंट ने जब पहले कॉल में बताया कि XYZ हमें करना है, उसके बाद क्लाइंट का डॉक्यूमेंटेशन भी साइन हो जाता है। उसके बाद क्लाइंट्स की डिमांड बढ़ने लगती है और बहुत सारी डिमांड्स अनरियलिस्टिक रहती है जो कि डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है। इतना ही नहीं, हम क्लाइंट को कोई सजेशन देते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी देते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस में कुछ चीजें पॉसिबल ही नहीं है। सो फिर क्या करेंगे हम? नहीं पॉसिबल, इसलिए तो हमने डॉक्यूमेंट में पूरी तरीके से मेंशन करके दिया था। क्लाइंट बाद में बोलने लगता है कि मुझे ये चीज भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमें ये करना है वेबसाइट में, हमें वो भी करना है। सो टेक्नोलॉजी की चॉइस जो हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करते हैं। अगर रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट आगे चलकर अनरियलिस्टिक बनने लगेगी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसे हमें स्विच करना पड़ेगा। सो इसलिए बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस आता है, हम क्लाइंट से इसीलिए पूछते हैं कि आपकी आगे चलकर फ्यूचर में स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपको क्या करना है, आपकी डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं। जैसे कि किसी को ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है लेकिन उसमें बाद में जाकर ऑटोमेशन भी करना है, सो वी नेवर सजेस्ट देम टू गो विद वर्डप्रेस और शॉपिफाई। हम उन्हें बोलेंगे कि आप कस्टम कोड के साथ जाओ, अभी खर्चा होगा लेकिन बाद में अपग्रेड के लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, हैंडल कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया अभी।
आपने एक बात बोली कि आपको स्टार्टिंग में होस्टिंग डोमेन में भी बहुत सारी इश्यूज आ रहे थे, राइट? तो अभी बहुत सारे नए लोग भी आते होंगे जिनको वेबसाइट बनानी है, तो उनको आप कैसे सजेस्ट करोगे कि वो होस्टिंग डोमेन कैसे चूज कर सकते हैं उनके बिजनेस के हिसाब से? ओके, आपका क्वेश्चन सही है। एज अ बिगिनर पता नहीं होता है कि क्या लेना चाहिए, कौन सी होस्टिंग के साथ जाना चाहिए, किस प्रकार का डोमेन नेम लेना चाहिए। सो बेसिकली डोमेन में भी टाइप्स होते हैं। इंडिया में काम करना है तो .in भी चलेगा। कमर्शियल सेक्टर में ऑल ओवर वर्ल्ड काम करना है, ब्रांड बनाना है तो .com लेना जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो .org लो। इस प्रकार से बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है। एआई की बना रहे हो कुछ एआई रिलेटेड तो .ai लो या फिर .io लो। बहुत सारे एक्सटेंशन है, अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस के आप ले सकते हो। मेरे प्रेफरेंस हमेशा .com को पहला रहता है। इंडियन बिजनेस है तो .in के साथ जाओगे, यूके वाला बिजनेस है तो .uk के साथ जाओगे। इस प्रकार से आप खुद को एक फ्रेमवर्क में डिसाइड कर लो और क्लाइंट को भी बताओ कि आपकी जो वेबसाइट है आपको इंटरनेशनली यूज करनी है तो .com के साथ जाना जरूरी है, या फिर आपके यूज के अकॉर्डिंगली उसे बताना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एक नया ब्रांड शुरू किया इंटरनेशनल मार्केट के लिए, या फिर हम बोल सकते हो प्रीमियम सेगमेंट के लिए, क्रेवियो के लिए .com नहीं मिल रहा था, .in मिल रहा था, लेकिन मुझे इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। सो इन दैट सिनेरियो मुझे .com के साथ जाना जरूरी था, नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल के लिए और कोई एक्सटेंशन है तो भी लोगों को पता नहीं होते। सो उससे बेटर है कि मैं मेरे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ तो लूं। सो मुझे crevio.tech मिल गया। सो मैंने टेक के साथ जाना पसंद कर दिया और उसे प्रेफर किया, राइट? सेकंड थिंग आती है होस्टिंग की चॉइस। अब एक बात ध्यान में रखो, आपका क्लाइंट अगर होस्टिंग लेना चाहता है तो उसका बजट कितना है पहले डिसाइड करो। बजट के अकॉर्डिंगली अभी के लिए मार्केट में बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर है। लोकल के साथ कभी भी मत जाओ, दिस इज माय वर्ड्स। अगर आपको एजेंसी ग्रो करनी है तो लोकल होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ कभी मत जाओ। हर एक क्लाइंट के लिए अलग से होस्टिंग रखो। सभी क्लाइंट की होस्टिंग एक ही सिस्टम पे रखना एक बुरी बात है, आगे चलकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। शेड कभी नहीं यूज करना। शेड मतलब वैसे शेड नहीं, हम जो परचेस करते हैं वो भी शेड वाली होती है, लेकिन हमें अलग से पैनल मिलता है, अलग से एक्सेस मिलता है। एक ही पैनल में 50 वेबसाइट के लिए होस्टिंगर का प्लान भी आता है। वहां पर 50 वेबसाइट डालना एक बुरी बात है, कभी भी वो नहीं करना है आपको। 50 क्लेम करते होगे तो भी उसमें 10 वेबसाइट मैक्स चलेगी, लेकिन 10 वेबसाइट एक ही क्लाइंट्स के रखो, नॉट फॉर ऑल क्लाइंट्स, जिससे कि क्लाइंट आगे चलकर आपको डोमेन होस्टिंग ट्रांसफर के लिए बोलेगा तो इश्यूज आएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अगर क्लाइंट होस्टिंगर जैसी प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहते हैं, होस्टिंगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिवशंभू वेबवर्क्स एज अ एफिलिएट पार्टनर काम करती है होस्टिंगर के साथ। बाकी ब्लू होस्ट को भी हम प्रेफर कर सकते हैं, बाकी उनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि क्लाइंट के साथ बहुत बुरे एक्सपीरियंस है बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर्स के। ठीक है, होस्टिंगर और ब्लू होस्ट के साथ जा सकते हो। सो यहाँ पर आपको फ्री में डोमेन भी मिलते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग कि क्लाइंट से आप जब पैसे लेते हो, आपको क्लाइंट होस्टिंग एंड डोमेन दोनों के पैसे देता है, आपको प्रॉफिट में रहना है। तो एक काम करो, होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस करो, वहां पर फ्री में आपको डोमेन मिलेगा, हम पैसे बच गए। वैसे भी फ्रीलांसर की जर्नी जब शुरू करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप जो भी कॉस्ट लेते हो क्लाइंट से, वो लगभग 10-20% के आसपास ही रहता है। जिसे आपको अगर बढ़ाना है तो होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म में एफिलिएट के लिए अप्लाई कर दो, जहाँ से आपको और भी इनकम होगी। डोमेन जैसे मैंने एक ट्रिक बताई, डोमेन कैसे आप परचेस कर सकते हो, लेकिन इस चक्कर में कभी भी डोमेन परचेस करते वक्त किसी गलत जगह से डोमेन मत परचेस करना। अगर वैसा आप करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, आगे चलकर डोमेन का एक्सेस आपके पास नहीं रहेगा। सो बी जेन्युइन, बी क्लाइंट के साथ भी जेन्युइन रहो और आप भी जहाँ से परचेस करते हो वो साइट्स भी जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, होस्टिंग डोमेन की बात हो गई, वेबसाइट बनाने की टेक्नोलॉजीज भी बात हो गई। अभी वेबसाइट आएगा तो एसईओ भी मेन रोल प्ले करता है मेजरली, राइट?
तो थोड़ा फार एसईओ के बारे में भी बोलो। उस टाइम का एसईओ इज वे डिफरेंट फ्रॉम करंटली जो एसईओ चल रहा है, एंड एसईओ के साथ अभी एईओ जीओ ऐसे नए टर्म्स आ रहे हैं, राइट। तो उसके बारे में भी थोड़ा। ओके, सो एसईओ के बारे में बात करनी है तो पूरा एक पॉडकास्ट बन सकता है। राइट। सो बेसिकली मैं एक 2 से 3 मिनट में बता देता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। शिवशंभू वेबवर्क्स जब शुरू हुआ था एज अ ब्लॉगिंग एजेंसी शुरू हुआ था। सो एसईओ की एक्सपर्टीज हमें पहले से। एसईओ में उस समय में क्या चलता था, जस्ट ब्लॉग लिखो, अपडेट कर दो, पोस्ट कर दो, आपका ब्लॉग रैंक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय पर एसईओ करने की उतनी जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं किसी एक XYZ टॉपिक पर, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर मनी प्लांट में कुछ ब्लॉग लिख रहा हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ मनी प्लांट पे लिखने वाला उस समय पर। बाद में जाकर अभी के समय में इतने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, एआई जनरेटेड आ रहे हैं, नॉन एआई जनरेटेड भी आ रहे हैं। सो इस समय पर एसईओ करना एक जरूरी बात है। सो 2019 की बात करते तो वहां पर एसईओ एक नॉर्मल था, जहां पर बस ऑन पेज एसईओ करो, ऑफ पेज एसईओ करो, कहीं पर जाकर आपके जो भी क्या बोलते हैं बैकलिंक्स थे, बैकलिंक्स जनरेट करो, दैट्स इट, आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस रैंक होने लगेगा। लेकिन उसके बाद का जो समय था लगभग 2021 2022, एक कोविड के पोस्ट कोविड बोल सकते हो, उस समय में एसईओ की टर्म्स बदल गई। बैकलिंक्स आपको टॉप रेटेड वेबसाइट से ही चाहिए होगी, जिनका डीएपी अच्छा होना चाहिए, नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं होनी चाहिए, डू फॉलो वाली होनी चाहिए, उसके साथ नो फॉलो वाली भी होनी चाहिए। मतलब आपका वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी कम होना चाहिए, आपकी वेबसाइट की जो ब्रोकन बैकलिंक्स है उसे रिमूव करना भी जरूरी है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आने लगे। उस समय में डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले, एसईओ सिखाने वाले भी बहुत बढ़ गए। लोगों ने कोर्सेज कर लिए, बहुत कुछ कर लिया, और आज 1 साल पहले या फिर 1.5 साल पहले से एसईओ की कंसेप्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन वो चेंज हो गई। आपकी वेबसाइट का कंटेंट ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि एआई आ गया है ना। आपके वेबसाइट के कंटेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ स्कीमा के साथ होनी चाहिए। ये पहले भी था, लेकिन उसका प्रेफरेंस, उसकी जो प्रायोरिटी वो बढ़ गई अभी के लिए, इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि अभी आ गया है एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीओ जैसी टर्म्स आ गई। सो इन टर्म्स के लिए आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ भी अच्छा होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ऑफ पेज एसईओ खराब होगा तो भी चलेगा, वो ठीक ठाक होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो ऑन पेज एसईओ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके कारण एआई को समझ आएगा कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस आर्टिकल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से सॉल्व कर रहे हो, और उसी समय पर आपका वेबसाइट, आपका बिजनेस रैंक होने लगेगा। सो एईओ एंड जीओ के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस आपका पुराना जो आर्टिकल है उसको अच्छे से रिफ्रेम करो, ह्यूमन रीडेबल बनाओ, और मैं बोलूंगा कि एआई को समझ आना चाहिए। एआई को वही चीजें समझ आएगी जो कि ह्यूमन रीडेबल होगी। और एक टर्म होती थी पहले, याद नहीं आ रहा मैंने कब पढ़ी थी, लेकिन आपका आर्टिकल अगर आपको गूगल पर रैंक करना है तो आपको वो आर्टिकल ऐसे लिखना होगा कि वो कोई 7वीं कक्षा का बच्चा भी पढ़े तो उसे समझ आना चाहिए। अगर इतना सिंप्लीफाइड आपका आर्टिकल है तो आपका आर्टिकल, आपका वेबसाइट, आपके पेजेस, आपके ब्लॉग पोस्ट जरूर रैंक होंगे, पहले गूगल पर और आज के समय में आंसर इंजन जो भी है, जैसे कि जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, यहाँ पर भी जरूर रैंक हो गए। या फिर जेमिनाई जब कंटेंट उठाता है तो उसका रेफरेंस आपकी वेबसाइट से बोलेगा। यस, वही है एसईओ के लिए। ओके, तो ऐसी सिचुएशन कभी आई है कि एनी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने में अराउंड 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगा एंड यू आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हो रहा है? वही फुटर वाला ब्लॉग स्पॉट में जब फुटर चेंज कर रहा था वहां पर, मतलब वो उसे टेक प्रॉब्लम बोले या फिर ना बोले मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आया था क्योंकि मैं अनएजुकेटेड था उस समय पर उस सेक्टर के बारे में। अगर मुझे एजुकेशन होता उस प्रॉब्लम का, मुझे अच्छे से नॉलेज होता है HTML का, तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। आप शायद स्टूडेंट हो गए उस टाइम? स्टूडेंट था मैं 2019 में,
second year of bachelor's of mathematics, not of a computer science. So कॉलेज में भी कुछ नहीं पता था, लेकिन थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज होती है ऐसा कुछ मालूम था, या फिर HTML होता है, मतलब एक ओवरऑल ओवरव्यू जैसे होता है ना मुझे कि HTML कैसे शुरू होता है, ऊपर से टैग और नीचे से क्लोजिंग टैग, ऐसे कुछ थोड़े बहुत नॉलेज थे। CSS कैसे इंपोर्ट करते हैं उनकी मेरा हर इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चंस होता है कि प्रायोरिटी बताओ CSS सिलेक्टर्स की, क्योंकि मुझे भी इंटरव्यू पे यही पूछा गया था, या फिर मुझे ये भी मालूम नहीं था, कोई भी चीज मालूम नहीं थी। सो ऐसे कुछ, वो बहुत बुरी हालत थी मेरी उस समय प्रॉब्लम सॉल्व करने में कि कैसे करे क्या करे। आप 24 आवर्स की बात कर रहे हो, मुझे लगता है उसे 4 या 5 दिन गए थे टोटली, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। बीच में हमने एक बात की थी कि क्लाइंट के रिविजन्स बहुत आ सकते हैं आते राइट। तो अभी जो नए लोग हैं इस इंडस्ट्री में शायद से राइट, तो अगर पूरा क्लाइंट का अप्रूवल वगैरह ले लिया, लेकिन बाद में बहुत सारे चेंजेस क्लाइंट दे ही रहा है, लाइक बस वेरी स्मॉल चेंज करके बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको वो लोग कैसे टैकल कर सकते हैं एंड विदाउट गेटिंग इनटू लॉस? ओके, बेसिकली क्या कर सकते हैं, अभी के समय में ऐसे क्लाइंट्स इंडियन क्लाइंट जरूर है। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियन क्लाइंट्स बुरे हैं, लेकिन इंडियन क्लाइंट्स का एक माइंडसेट होता है, दे नेवर अप्रिशिएट योर वर्क। बहुत कम क्लाइंट्स मिलते हैं जो अप्रिशिएट करेंगे। सेकंड थिंग, जो भी आपके इंडियन क्लाइंट्स है उन क्लाइंट के साथ डॉक्यूमेंट करके रखो कि हम आपको इतने रिविजन्स देंगे, हम आपको इतने समय के लिए रिविजन्स देंगे, इतने पीरियड तक ही हम आपको सपोर्ट देंगे। यह बात आपको इंडियन क्लाइंट को परफेक्टली बताना जरूरी है और डॉक्यूमेंटेड वे में भी रखना जरूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंटेड वे में नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेकंड थिंग, इंडियन क्लाइंट्स की बात हो गई। इंटरनेशनल क्लाइंट हमेशा आपके जो भी आप बोलोगे उस प्राइस को देने के लिए भी रेडी होते हैं, रिविजन्स भी। हाँ, वो क्या करते हैं कि उनको एक समझ होती है। फ्रैंकली बोलता हूँ, मैंने जितना इंडस्ट्री का मेरा एक्सपीरियंस है उससे अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। इंडियन क्लाइंट्स को शायद वेबसाइट में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। उनको लगता है कि अभी मार्केट में बहुत सारे लोग 2000 रुपए में वेबसाइट मिलेगी। एक पॉडकास्ट बनाऊंगा मैं प्राइसिंग के बारे में, हम जरूर बात करेंगे उसमें। 2000 रुपए में वेबसाइट बनती है तो लोगों को, जो क्लाइंट्स है, उनको लगता है बेसिकली कि इतने कम में बनती होगी तो एफर्ट्स भी कम लगते होंगे। सो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का एज अ वेबसाइट डेवलपर के तरफ, वो अलग है। वो समझते नहीं है और वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा बना कर रखा है हम लोगों ने। सो इन दैट सिनेरियो डॉक्यूमेंटेड वे में चलो, क्लाइंट को डॉक्यूमेंट भेजो, इतने रिविजन्स मिलने वाले हैं और इतना होने वाला है, ठीक है। अब उस रिविजन्स के अकॉर्डिंगली आप उनको सर्विस देते रहो, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद बारी आती है कि क्लाइंट डॉक्यूमेंट की बात पे आप मानता नहीं और रिविजन पे रिविजन देते रहता है। सो मैं मेरी एजेंसी में एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। मैं अभी आपको भी मालूम है, मैंने आपको बताया है कि क्लाइंट अच्छा है, क्लाइंट इज रेडी टू पे सम अमाउंट फॉर अस इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आल्सो, या फिर क्लाइंट्स ने पहले भी हमें अच्छे अमाउंट पे कर दिए। क्लाइंट का बिहेवियर अच्छा है, यस। क्लाइंट अगर बिहेवियर अच्छा रखता है आपके साथ, क्लाइंट बोलता है कि अरे निखिल, ये बात शायद आपको बुरी लगे कि मैं अभी रिविजन्स आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर कोई ना कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आके लेके दूंगा, किसी और क्लाइंट को रेफर करूंगा, उस क्लाइंट का टेस्टिमोनियल आपको अच्छा मिलने वाला है। तो उस समय में थोड़ी बहुत रिविजन्स होगी, जैसे कि 1-2 घंटे में काम है तो वो हमें करना चाहिए और हम वो करते भी हैं। लेकिन इन अपोजिट सिनेरियो, अगर कोई क्लाइंट हमसे बुरा बर्ताव पहले कर चुका है, उस क्लाइंट ने हमें किसी चीज के अकॉर्डिंगली बोला है, कोई भी चीज होगी, नॉट लाइक कि हमारा वर्क होगा, या फिर क्लाइंट बोलेगा कि पैसों के मामले में भी कभी कभार बोलते हैं कि कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे क्लाइंट के साथ हमारा बिहेवियर भी अलग रहता है। हम उन्हें उतना अच्छा ट्रीट, मतलब उतना अच्छा, मतलब उनकी रिविजन्स को हम ये नहीं करेंगे। हमने जो डॉक्यूमेंटेड वे में बोला है उतना काम हम परफेक्ट करके देंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम 10 बार क्या 1000 बार रिवीजन करके देंगे। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, रिविजन्स है,
तो उस क्लाइंट को हम वो सर्व नहीं करते, लेकिन अलग कैटेगरी के क्लाइंट को जरूर सर्व करेंगे। कितना भी आगे चल इम्प्रूवमेंट्स होगी, कितना भी आउट ऑफ बजट होगा काम, फिर भी हम वो करके देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो क्लाइंट हमें आगे चलकर कुछ ना कुछ देने वाला है, या फिर उसका टेस्टिमोनियल हमें इम्पोर्टेंट है, और उस क्लाइंट का बिजनेस में जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी वेबसाइट तो पूरी बनाई हमने, तो आपका ऐसा कोई चेकलिस्ट वगैरह है जो आप फॉलो करते हो हर एक प्रोजेक्ट के बाद कि ये पूरा मतलब ऑल द वे स्टार्ट टू एंड स्टेप वाइज हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है? हाँ, हमारी एक चेकलिस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको हमारा कोर्स करना पड़ेगा। उस कोर्स में हम उसे देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डिस्क्लोज करना थोड़ा बहुत बता सकते, चलो थोड़ा बहुत तो बता देता हूँ कि नेविगेशन प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है या नहीं, ठीक है, दो हो गए। उसके बाद कांटेक्ट फॉर्म से जो इंक्वायरीज आ रही है वो प्रॉपर्ली मेल पर जा रही है या नहीं, स्पैम में जा रही है या फिर कहीं और जा रही है, तो उसे सॉर्ट करने। नेक्स्ट थिंग बोल सकते हो आप, यूआई कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम वेबसाइट बनाते हैं, डेवलप करके लोकल सिस्टम पर बनाते हैं, हम तो अभी वैसे नहीं करते, हम एक सब डोमेन पर बनाते हैं, लेकिन बिगिनर्स तो लोकल सिस्टम पर बनाते हैं। वहां पर बहुत बार जब वेबसाइट को माइग्रेट किया जाता है, लाइव किया जाता है, डिप्लॉय, उस समय पर यूआरएल चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हेडर में अपना जो लोगो रहता है ना, उसका यूआरएल वहां पर क्लिक करने के बाद होम पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, वो यूआरएल चेंज हो जाता है, क्योंकि वो लोकल होस्ट ही रहता है, और फिर वो ब्रोकन लिंक की तरह दिखाई देता है यूजर्स को। सो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप लोकल होस्ट पर डेवलपमेंट कर रहे हो और उसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट करना है, तो लोकल होस्ट पर जो भी चेक्स आप करते हो, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस भी हो गया, उसके बाद आपने लिंक्स भी चेक कर दिए, नेविगेशन मेन्यू भी चेक कर लिया, वह सभी चेंजेस आपने एक बार डिप्लॉय कर दी वेबसाइट, उसके बाद चेक करना जरूरी है और मैंडेटरी है। उसके बाद ही क्लाइंट को बोलना कि आपकी वेबसाइट लाइव है, रादर देन जस्ट डिप्लॉय कर दिया और बोल दिया कि लाइव है विदाउट चेकिंग एनीथिंग। तो अभी चेकिंग पे बात आई है, तो वेबसाइट डेवलप करने के साथ साथ टेस्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? लाइक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, टेस्टिंग में अभी जैसे आपने बोला कि लोकल होस्ट पे जो भी हम करते हैं टेस्ट, वो सारे के सारे यहाँ भी करने चाहिए। राइट, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे भी ऐसा कुछ है? यस, बेसिकली मैं टेस्टर तो नहीं हूँ, या फिर मैंने कभी टेस्टर के साथ ज़्यादा काम भी नहीं किया है, तो मैंने खुद की एजेंसी के लिए कुछ बोल सकते कि एक एसओपी सेट किया है, जो कि आपको करने चाहिए। लोग फॉलो नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन करने चाहिए बेसिकली। जैसे कि आपने एक सिस्टम बनाई, वेबसाइट बनाई, वेबसाइट को जितना टाइम आप बनाने में लेते हो उससे ज़्यादा टाइम आपने टेस्टिंग में देना चाहिए। मतलब क्या कि खुद से भी उसे चेक करना चाहिए। सेकंड थिंग, आपके जो भी कलीग्स हो गए जिनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है वेबसाइट कैसे बनाई है, क्या कुछ, उनको बस कंसेप्ट की आइडिया है क्या इस वेबसाइट में था। और बहुत बार होता भी ऐसा है कि फ्रीलांसर्स या फिर छोटी एजेंसीज में टेस्टर नहीं होते, तो आपके कलीग को बोलो वेबसाइट चेक करने के लिए। शायद आपने जिस चीज़ को मिस किया है, क्योंकि आप हर वक्त उसी वेबसाइट पे काम करते रहते हो, आपके दिमाग में वही चलता रहता है कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, आपको प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते वेबसाइट में। जब कोई और बंदा किसी और के एंगल से आप उसे देखोगे तभी पता चलेगा। सो उस कलीग को दो, उसको बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स लगते हैं, मुझे भेज दो, और एक बार वो प्रॉब्लम्स आ जाए आपके पास, फिर से उसे फिक्स कर दो। फिक्स करने के बाद उसे आप फाइनल समझ सकते हो। लेकिन लोकल होस्ट में भी टेस्टिंग होनी चाहिए और डिप्लॉयमेंट के बाद भी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए वर्डप्रेस में एक फीचर होता है स्टेजिंग साइट का, मतलब लोकल से स्टेजिंग में साइट जाती है और स्टेजिंग से लाइव होती है, लाइव में। सो स्टेजिंग में भी साइट चेक करना जरूरी है। अगर आपने एक बार स्टेजिंग में टेस्टिंग कर ली पूरी साइट की और उसे पुश टू लाइव कर दिया, तो वो साइट लाइव में भी टेस्टिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेजिंग में वो चेक हो रही होती है और स्टेजिंग का यूआरएल और लाइव का यूआरएल अलग रहता है। सो बेसिकली जब कोई एक मेजर इशू होता है किसी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट को लाइव मोड में ही चेक करना जरूरी होता है। सो उसे स्टेजिंग पे लेके आओ। स्टेजिंग पे आने के समय में आपकी जो लाइव वेबसाइट है वो वैसे ही चलती रहेगी। स्टेजिंग में चेंजेस करोगे आप,
टेस्ट भी करोगे वहां पर हो रही है नहीं, और उसके बाद उसे पुश टू लाइव करोगे, यानी कि आपकी वेबसाइट विदाउट एनी बोल सकते हो कि किसी भी प्रकार से कोई डाउन टाइम ना होते हुए हमेशा से शुरू रहेगी विथ न्यू अपग्रेड्स ऑल्सो। तो कुछ इस प्रकार से आप टेस्टिंग एंड वो बाकी सारी चीजें कर सकते हो। अभी बहुत लोगों को लगता है एक बार वेबसाइट बनाई तो हो गया, उसके बाद बहुत सारे बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो मेंटेनेंस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। राइट। तो वेबसाइट बनाने के साथ मेंटेनेंस कितना जरूरी है और वो कैसे कर सकते हैं? वेबसाइट बनाना इट्स नॉट डिफिकल्ट, हम्म, वेबसाइट मेंटेन करना सबसे मुश्किल बात है। नहीं, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 10 में से 4 क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जो वेबसाइट मेंटेन ही नहीं करते, हम्म, और बाद में जाकर क्लाइंट पूछते हैं कि वेबसाइट हमने पिछले साल बनाई थी, हम्म, मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। एट रिन्यूअल टाइम जब हमारी तरफ से नोटिफिकेशन जाता है तो उस समय पर क्लाइंट से बात आती है कि वेबसाइट का फायदा नहीं हुआ, हम वेबसाइट बंद कर रहे हैं। हम्म, इसके पीछे का रीजन यही है कि वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है, वेबसाइट मेंटेन करना, वेबसाइट बनाने के बाद जो स्टेप्स आते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसईओ एक हो गया, उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद टेस्टिंग हो गई, हम्म, उसके बाद बहुत सारे एनालिटिक्स होते हैं उनको कनेक्ट करना, या फिर सीटीएस में इंप्रूवमेंट करना, हर वक्त प्लगइन्स अपग्रेड करना, टेक्निकली कुछ ग्लिच आता है तो उसे अपग्रेड करना, अगर किसी जगह पर कोई नई सर्विस ऐड हो जाती है क्लाइंट की तो उसे ऐड करना, ये सभी चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं करते तो वेबसाइट का आपके लिए कोई भी यूज ही नहीं है। वो बिजनेस अगर वेबसाइट में मेंटेनेंस नहीं करवाता है, वेबसाइट में बनाने के बाद आगे की चीजें नहीं करता है, तो वेबसाइट का 0 इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पर, और लोग फिर से बोलेंगे वेबसाइट से कुछ मदद नहीं मिली, वेबसाइट किसी काम की नहीं है। और बोलते हैं, सभी बोलेंगे। बहुत सारे क्लाइंट जब हमारे साथ मिलते हैं या फिर हमारी सेल्स टीम जब आप उन्हें कॉल करते हो तो उनका यही डाउट रहता है कि हमने तो बनाई थी, कुछ फायदा नहीं हुआ इसलिए बंद कर दी। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, सेम प्रॉब्लम रहता है सबका। सो इसका सॉल्यूशन यही है कि वेबसाइट बनाने के बाद काम करो। That's it. अभी फिलहाल तो मतलब बहुत सारे जगह देखा है कि वेबसाइट कभी कभी हैक होते हैं या फिर रैंडम ब्लॉग पोस्ट आते हैं, तो वो हम कैसे उस पर ध्यान रखें और वो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? देखो, यह बात प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफरेंशिएट करती है, डिफर करती है। ठीक है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती है जो कि मैंडेटरी है। अगर वो रहेगी तो आपकी साइट लगभग 10% सिक्योर हो जाएगी। 100% सिक्योर बनाने के बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन 10% या फिर 20% तक बात करते हैं हम बस। SSL सर्टिफिकेट जो कि हमारी URL में दिखता है, HTTP होता है या फिर HTTPS होता है। यस इज द SSL सर्टिफिकेट, पहली चीज हो गई। उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो भी, जहां पर भी आपकी वेबसाइट होस्टेड है, वो सर्वर कौन से प्लेटफॉर्म पे बना है, उसकी सिक्योरिटीज कैसी है, वहां पर DDoS अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब सर्वर की सिक्योरिटीज भी काम आती है, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर आपको फायरवॉल मिलता भी है या नहीं, यह भी इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो डेटाबेस है, आप जिस वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हो बैकएंड के साथ, जो डेटाबेस यूज कर रहे हो, उसके पासवर्ड सिक्योर है या नहीं, या फिर आप अगर कस्टम वेबसाइट बना रहे हो, वहां पर एनवायरमेंट वेरिएबल्स लिखे होते हैं, आपने अगर वो एनवायरमेंट वेरिएबल्स वाली फाइल कहीं पर शेयर कर दी डायरेक्टली और वो यूजर को एक्सेसिबल है विदाउट एनी इंक्रिप्शन, वेबसाइट तो हैक हो गई। आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, वर्डप्रेस पर बहुत सारे लोगों को एक इश्यू आती होगी कि अनवांटेड यूजर्स क्रिएट होते हैं, यूजर्स क्रिएशन वाला एक एरर रहता है, वहां पर डेटाबेस का एक्सेस लीक हुआ रहता है, या फिर आपका जो एडमिन URL होता है, वहां पर एडमिन URL में जाकर जहां से यूजर्स क्रिएट होता है, यूजर्स क्रिएट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा उसे कैसे सिक्योर बनाए, रादर देन कि वर्डप्रेस में ये होता है तो इस टेक्नोलॉजी में नहीं होता है। डिफरेंस यही रहेगा, नहीं होता होगा दोनों में अलग अलग, लेकिन कुछ ना कुछ अलग सॉल्यूशन तो रहेगा वहां पर, उसे बस इंप्लीमेंट कर देना है। और
इस प्रकार से आप वेबसाइट को सिक्योर बना सकोगे। और अभी कोई भी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट नहीं रही है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ स्टैटिक वेबसाइट्स है। सो अभी डायनामिक वेबसाइट में यूजर क्रिएशन का एरर तो आने वाला है, तो उसे फिक्स करना आपको आना पड़ेगा, जानना होगा कैसे फिक्स करते हैं। उसके सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ये सब तो हो गया। अभी बहुत सारे बिजनेसमैन के डाउट होते हैं कि जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल वेबसाइट होगी उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल मतलब वेबसाइट का रैंकिंग होगा या जो भी होगा, तो उसका कुछ कनेक्शन है? आप ब्यूटीफुल यानी कि क्या बोलना चाहते हो? मतलब बहुत सारे एनिमेटेड वगैरह? animations और हाँ Okay. वैसे ब्यूटीफुल वेबसाइट इट्स लिटरली वी कैन से दैट यह बस आपका एक डेमो है यूजर के लिए। वहां से कन्वर्जन जो होते हैं आपके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट एक्सेसिबल टू यूजर्स इजीली। जब आप किसी वेबसाइट पर बहुत सारे एनिमेशंस डालोगे, वहां पर कॉल टू एक्शन का बटन कहाँ पे दोगे? अगर दिया भी होगा तो एनिमेशन में कहीं पे चला जाएगा यूजर के ध्यान से। यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू, अब वेबसाइट एक अलग कंसेप्ट होता है, लैंडिंग पेज एक अलग कंसेप्ट होता है। आपको अगर लीड्स कन्वर्जन करने हैं तो उसके लिए लैंडिंग पेज बनाए जहां पर सिंप्लीफाइड रखो, सीटीएस प्रॉपरली रखो, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है या फिर एसओपीज है लैंडिंग पेज बनाने के, वो फॉलो करो, आपको कन्वर्जन वहां से आएगा। लेकिन अगर आप एक एनिमेटेड वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट की बात करें, तो वहां से आप कन्वर्जन के बारे में मत सोचो। ये मैं फ्रैंकली बता दे रहा हूँ आपको कि एनिमेटेड वेबसाइट इज जस्ट फॉर शोकेसिंग योर पोर्टफोलियोज, नॉट फॉर कन्वर्जन्स। कन्वर्जन के लिए लैंडिंग पेज आपको अलग से बनाना पड़ेगा। आपका पोर्टफोलियो दिखाने के लिए आप वेबसाइट एनिमेटेड बना सकते हो। और जिनको दोनों अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है, विल सजेस्ट कीप वेबसाइट सिंपल, ज्यादा एनिमेशंस मत रखो। और आपने भी देखा होगा, एप्पल की वेबसाइट देखी होगी शायद, मिनिमल एनिमेशन है, टेक्स्ट भी मिनिमल है और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा है सब कुछ। सो एप्पल भी वहां पर एनिमेटेड कर सकता था, बड़े बड़े ब्रांड एनिमेशन कर सकते थे, फ्लिपकार्ट कर सकता था, अमेजोन कर सकता था, क्यों नहीं किया उन्होंने? वो हर एक पेज सेल के लिए अलग से पेज बना कर रखते हैं, देखा होगा आपने। वहां पर भी एनिमेशन ज्यादा नहीं होते, वहां पर फोकस ज्यादा होता है कि कन्वर्जन्स कैसे आएंगे, क्लाइंट कैसे हमें ज्यादा मिलेंगे, हमारी वेबसाइट से परचेज ज्यादा कैसे होगी, या फिर इंक्वायरीज कैसे ज्यादा जनरेट होगी। सो यही होता है डिजाइन। वेबसाइट इज बेसिकली पोर्टफोलियो, और जो नॉर्मल वेबसाइट होगी मैं बोलूंगा कि वो आपको ज्यादा कन्वर्जन देगी। मेजरली वेबसाइट के रिलेटेड तो हो गया है, लेकिन आपको अभी 7 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अभी थोड़ा बिगिनर्स लोग जो है इस फील्ड में, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं और आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, सो बिगिनर्स की मिस्टेक तो यही है। फर्स्ट थिंग मैं बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी अभी इतनी आगे जा चुकी है कि वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल नहीं है। एक अच्छी वेबसाइट बनाना एक मुश्किल चीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजाइनर वेबसाइट। वेबसाइट से मेन एक फोकस क्या होता है, चलो आप कंसिडर करते हैं आपका एक बिजनेस है, आप वेबसाइट किस लिए बनाते हो? लोगों तक मेरा ब्रांड पहुंचे, वो मेरे से कनेक्ट करे। ओके, कनेक्ट करे, ब्रांड पहुंचे यानी कि आपका पोर्टफोलियो हो गया, कनेक्ट करे यानी कि आपको लीड जनरेट करनी है, ठीक है। ब्रांड को पहुंचाने के लिए सिंपल वेबसाइट से भी ब्रांड पहुंचेगा, कनेक्ट करने के लिए लीड आना जरूरी है। सो जो भी बिगिनर्स है, डोंट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ वेबसाइट, वो एआई करने वाला है, एआई करेगा वो काम, वेबसाइट बनाना या फिर करना, उसको आइडिएशन देना आपका काम है। वहां पर सीटें कहां पर लगाना है, उसे कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे हमें यहाँ से ज्यादा लीड आ सकती है, हमारी जो बनाई हुई वेबसाइट है उससे सामने वाला जो बंदा है, सामने वाला जो हमारा क्लाइंट है, उसका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से सर्विस दोगे तो मैं बोलूंगा कि एआई कितना भी आगे बढ़ने दो, अगर आपकी सर्विस इस टाइप से आप दे रहे हो जैसा मैंने सभी आपको बोला, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है एआई, और आपका जो अभी आप शुरुआत कर रहे हो उसे ग्रो करने में भी आपको मदद जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक्स अ लॉट।
इतने ही क्वेश्चंस थे, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे विद नेक्स्ट Any other topic? Sure, definitely. Thank you so much.